I am congratulating to you on the eve of the 5 जून पर्यावरण दिवस के नाम पर, क्योंकि आज देश दुनिया में पर्यावरण अपने जो है मनाया जा रहा है। क्योंकि पर्यावरण की जो समस्या होती है यह एक हम सभी लोग इसको जानते हैं, अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार की कैरिकुलम एक्टिविटी के द्वारा पर्यावरण को कैसे संरक्षित करने का प्रयास देश दुनिया में किया जा रहा है। क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है, यह एक ऐसी समस्या है जिसका निदान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम सभी लोग कोरोना जैसे एक घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया इससे तबाह है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इतनी पर्यावरण समस्या घातक हो सकती है, लेकिन आने वाला दिन कहीं भी इससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। जो हमको हवा, जो हमको जल, हमको पानी प्राप्त करना है, ये सही तरीके से हमें चीज़ें वो नहीं मिलेंगी, तो इसमें तो हम कुछ जीव ही खा ले रहे हैं। पर्यावरण के स्वच्छ रहे बिना हम किसी भी मानव और प्राणी, जीव जंतु और वनस्पतियों का जीवन टोटली निर्मूल ही समाप्त हो जाएगा। और जो है इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका एक प्रत्येक देश दुनिया के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, कंजर्वेशन करते हुए हम जो है अपने विकास की अच्छी गति दें, जिससे हमारा जीवन, प्राणियों का जीवन, जीव जंतुओं का जीवन, जल, पानी सब तरीके संरक्षित होते हुए हम अपने कार्य को आगे करते रहें और आने वाली पीढ़ियों को इसे हम अपने योगदान के रूप में और एक अच्छी एक उपहार के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों को दे जाएं, ताकि जिससे भी बच्चे जो है अपने जीवन को भी सही तरीके से जिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जो है ट्रांसफर करते जाएं, देते जाएं, जो विरासत में चीज में हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। तो आज के लेक्चर्स में मैंने बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि इसलिए ये बताना आवश्यक था कि थोड़ा सा इसमें और आप जागरूक हो जाइए। जैसे कि ये आज जो लेक्चर है, मैं सेकंड सेमेस्टर का ये लेक्चर है, इसमें टॉपिक है आपका क्लासरूम टीचिंग्स। सब टॉपिक आपका ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। हम ओरल माने ऐसा प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमें कलम और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वॉट एवर वी डू द प्रैक्टिस इन द क्लास, एट द होम, like in our conversations, in our conversative style, we are teaching, we are telling to the anything to our students. As I am telling to you, what is the oral practice of simple sentences, माने मौखिक अभ्यास सामान्य वाक्यों का क्या होता है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्या जैसे कहा जाए आई हैव ए स्मॉल बैट, देखा जाए, कहा जाए आई हैव ए स्मॉल बैट, कहने का मतलब मेरे पास एक छोटा सा बल्ला है। ठीक है। फिर देखा जाए, दूसरा देखा जाए इसमें आई रीड ए पोयम, कहा जाए आई रीड ए पीओ पोयम, मैं एक पाठ पढ़ता हूं। फिर आती बात दे टोल्ड मी द फैक्ट, दे टोल्ड मी द फैक्ट। ठीक है, ये चीजें ओरल चीजें हैं। फिर आपको देखा जाए ही ऑफर्ड टी टू मी, ही ऑफर्ड ऑफर्ड टी टू मी। तो इस प्रकार से जो है हम ओरल प्रैक्टिस के द्वारा बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का हम प्रयास करते हैं, और जिससे बच्चे बोलने की तरीकों को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सब चीजें, इसमें और भी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। He wrote some sentences from books. She showed a photo of Modi ji. He has sold his car. You taught him a lesson. He has given me a pen. Her birthday is celebrated in October. The function is celebrated at evening. They made him the president, and she want to get a books. He laughed at me. He decided to marry her. He agreed to come on Sunday. कहने का मतलब इन सब चीजों के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी बोलने की तकनीक को
विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये सब चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब बच्चों को ग्रामर का सही तरीके से, अप्रोचेस का, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस का बच्चों को सही तरीके से ज्ञान हो और सही बच्चे इस चीज को पढ़े हुए हों तो आसानी से इस फैक्ट को वे समझ जाते हैं जिसमें सब बातें शामिल की जाती हैं। और फिर दूसरा टॉपिक मैं आपको बताने चल रहा हूं, उसमें क्या है, थोड़ा सा इस बात पर आप ध्यान दीजिए, इसलिए कि इसमें क्या है कि आती है बात रिसाइटेशन ऑफ नर्सरी राइम्स एंड पोएम्स। रिसाइटेशंस ऑफ नर्सरी राइम्स एंड पोएम। इंट्रोडक्शन, जैसे कहने मतलब कि पोएम्स क्या है कि पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन इज बी एन ब्यूटीफुल वर्ड्स। पोएट्री रिसाइटेशन को कहना, व्यक्त करना, माने स्मॉल छोटे स्टैंडर्ड के बच्चों को कैसे किस राइमिंग स्कीम के द्वारा पोइट्री को, कविता को पढ़ने का अभ्यास सिखाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। इंट्रोडक्शन में प्रस्तावना मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोइट्री एक ऐसा वर्ड है कि पोइट्री इज एन एक्सप्रेशन इन ब्यूटीफुल वर्ड्स। पोइट्री अच्छे शब्दों की एक क्या है, कविता क्या है, कविता एक अच्छे शब्दों का की अभिव्यक्ति है, अच्छे शब्दों की क्या है, अभिव्यक्ति है। ब्यूटीफुल, ब्यूटी ऑफ द फॉर्म्स, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, और क्या है, ब्यूटी ऑफ द फॉर्म्स, वह रूप, किस रूप में वह कविता लिखी गई है, वह उसका सौंदर्य है, और कैसे किस वाक्यों में किस शब्दों के द्वारा अच्छे अच्छे शब्दों का उस कविता में प्रयोग किया गया है, यह भी उसमें बात समाहित की जाती है। और दूसरी बात है मूड, फीलिंग इन द वर्ड्स, और कैसे कविता जब फीलिंग, भावनाओं की उपज है, जैसा कि आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि प्रणीत के कवि कहे जाते हैं, उन्होंने इसे साफ कहा है कि कविता पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। कहने का मतलब कि कविता एक हृदय की क्या होती है, स्वच्छंद भावना होती है, स्वच्छंद जो है धारा होती है। आदमी कविता सभी तरीके से तभी लिखता है जब वह किसी भी घटनाओं से आहत होता है, समाज के परिदृश्य में उसको वो सामने प्रस्तुत करने का वो प्रयास करता है कि समाज में क्या गलतियां हैं, समाज में मानवता की कमी कहाँ हो रही है, मानव हृदय में क्रूरता कहाँ से आ रही है, कहाँ से कमी हो रही है। तो ये सब साहित्यिक आइटम्स के द्वारा, कार्यों के द्वारा यह पाठकों तक यह पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तब मनुष्य के अंतर्गत शिक्षा को ग्रहण करके अपनी मनोभावना को, अपनी सोच को बदल कर आदमी उस तरीके से व्यवहार करने का प्रयास करता है। जैसा कि कविताएं विभिन्न प्रकार की लिखी गई हैं, हिंदी साहित्य में कविताएं लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं, अंग्रेजी में लिखी गई हैं, तो ये सब चीजें इसमें जो कविता में समाहित होती है। वही कहते हैं कि एक कहावत किसी ने कहा है कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहने का मेरा मतलब यह है कि पोइट्री का जन्म, कविता का जन्म हृदय की स्वच्छंद विचारधारा से होता है, हृदय की प्रवाह से होता है, अच्छे शब्द कविता में अच्छे प्रयोग से होता है, उसकी अच्छे संरचनात्मक वाक्यों के द्वारा होता है। जो सब चीजें जब तक कविता में अच्छे वर्ड का प्रयोग न किया जाए, अच्छी संरचना का प्रयोग न किया जाए, अच्छे राइम एंड स्कीम का, तुकबंदी का प्रयोग न किया जाए, तो क्या है, कविता सही तरीके से अच्छी नहीं हो सकती। कविताएं, विलियम शेक्सपियर ने सॉनेट्स लिखा है, सॉनेट्स इज कॉल्ड, जैसा कि एज वी नो 14 लाइंस पोएम इज कॉल्ड ए सॉनेट, जैसा कि उन्होंने शेक्सपियर ने परिभाषा, चूंकि 14 पंक्ति की कविताओं को जो है हम सॉनेट कहते हैं। बट देयर इज ए कंडीशंस विद द राइमिंग स्कीम, उसमें राइमिंग स्कीम जो तुकबंदियां होती हैं सही तरीके होनी चाहिए। बहुत सी कविताएं स्पेंसर ने लिखी हैं, फेरी क्वींस को उन्होंने लिखा है, जैसे कि ऑक्टेव में लिखा है, सेस्टेड में लिखा है। कुछ कविताएं 6 लाइन्स की होती हैं, कुछ ऑक्टेव 8 लाइन्स की होती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं इसमें भी समाहित की जाती हैं। कविताओं को लिखने की अलग अलग विधि होती है। इसी पर एक महान कवि विलियम जॉन किट्स ने, जॉन
किट्स ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, एंड जॉय फॉर एवर। मतलब कविता से क्या होता है, एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यह एक सौंदर्य की वस्तु होती है, एंड जॉय फॉर एवर, जो हमेशा आनंद प्रदान करती है। इसे जॉन किट्स, जिसे हम अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक पोएट के नाम से भी हम जानते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो कहने का मतलब इसको आप देख लीजिए, जान लीजिए इसमें क्या गुण होते हैं, क्या कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया हाउ पोएट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, ठीक है। और कभी कभी ये देखिए कि पोएट्री कब प्रोज से अलग है। प्रोज जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, गद्य के नाम से हम जानते हैं। इसको हम अंतर क्या कर सकते हैं प्रोज एंड पोएट्री के अंतर्गत। प्रोज जो है एक, प्रोज भी एक क्या होती है, संरचना कही जाती है, जिसे प्रोज कहते हैं। प्रोज PROSE जिसे कहते हैं गद्य, और पोएट्री POETRY इसे कहते हैं पद्य, ठीक है। तो प्रोज जो होता है, प्रोज की उपज मस्तिष्क की उपज होती है, ठीक है। प्रोज इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, इसे मस्तिष्क के रूप में, मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। जबकि पोएट्री की उपज जो है हृदय माने हार्ट से मानी जाती है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रोज लिखने का जो तरीका होता है, गद्य जो लिखने का तरीका होता है, इसका कोई एक रैंडम लिखा जाता है, कहीं बहुत ज्यादा इसमें तुकबंदियों का, राइमिंग स्कीम का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तथ्य को सीक्वेंस में बनाते हुए जो है एक निबंधकार अपने किसी एसेइस्ट प्रोज को लिखता चला जाता है। उसका जो एक तथ्य होता है, उसकी हृदय की बहुत ज्यादा भावनाओं से उसका बहुत ज्यादा मतलब होता है। गद्य का पूरा उपयोग जो है मस्तिष्क की क्रियाओं से जो है संचालित होता है, जबकि पद्य जो है हृदय के द्वारा जाना जाता है। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स टू हेल्प द लर्नर्स टू एंजॉय द पोएम्स, इसके एन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग पोएट्री। कहने का मतलब फिर देख लीजिए कि एम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग पोएट्री माने कविता की को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसके बाद में क्या बातें कही जाती हैं, इस पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जैसे इसमें ये आता है, द एक्चुअली पोएट्री टीचिंग शुड बी ए प्रोसेस ऑफ जॉय। जो सचमुच में देखा जाए तो जब हम कविताओं को पढ़ाते हैं तो वास्तविक हमें उससे ज्ञान की, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अब वो कविता पुराने समय की देख लिया जाए, चाहे तुलसीदास रामायण की देख लिया जाए, और चाहे मुक्तिबोध घनानंद की देख लिया जाए, और चाहे निराला जी की कविता, महादेवी जी की, वर्मा जी की कविता, और फिर दिनकर जी की कविता। तो विभिन्न कवियों ने विभिन्न पाठ्य वस्तु का संरक्षण करके अपने समय और काल के अनुसार उन्होंने कविता को लिखने का प्रयास किया है। और जो चीजें कभी प्रासंगिक रही, कभी नहीं प्रासंगिक रही, इसे चीजों को जानने की बात कही जाती है। अब इसमें क्या उद्देश्य है, टू हेल्प द लर्नर्स टू एंजॉय द पोएम्स। टू हेल्प, शिक्षक क्या करता है, पढ़ने वाले की सिखाने के माध्यम से उसकी क्या करता है, सहायता करता है, और जिससे बच्चे उस कविता को पढ़कर आनंद लेते हैं। पोएट्री इज फॉर प्लेजर बट एंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल। पोएट्री कभी भी, कविता जो है आनंद के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन हमेशा इसमें जॉय, आनंद जो है संभव नहीं होता विदाउट रीडिंग। कहने का मतलब कभी भी कोई भी कविता तभी सही तरीके से आप समझ सकते हैं, उसके भावार्थों को जान सकते हैं, जब आप उसकी कविता को, कविता के भाव को, उसकी राइमिंग स्कीम को, उसके वर्ड के अर्थों को आप समझें। जब तक उसकी कविता को, शब्दों को सही तरीके से आप नहीं समझेंगे, उसके भावार्थ को आप बिल्कुल नहीं निकालते। मान लीजिए कहानी आशु, आशु में जो उन्होंने लिखा है मन शत्रुपा के रूप में, इड़ा और की प्रेम के रूप में जो उन्होंने बताया है आपके जयशंकर प्रसाद जी ने, कहने का मतलब कि उसकी लाइनें यदि आप नहीं समझेंगे, जैसे इस गंगा कलित हृदय में क्यों विकट रागनी बसती, क्यों हाहाकार सर्व वेदना असंगरस्ती, मानस सागर के तट पर क्यों लोर लहर की आते, कलकल सी है करती कुछ बीती विस्तृत बातें, आती है सुन क्षितिज से क्यों लौट प्रति धुन मेरी,
कल का पुलिस देती फिर कल, ये सब चीजें जब तक आप उस कविता के शब्दों को, उसके भावार्थ को नहीं समझेंगे, तब तक कभी भी सही तरीके से ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा, so to help them to understand and central and the detailed meanings of the poem, to help them understand, और तभी बच्चे उसके केंद्रीय भाव को सही तरीके से समझ जाते हैं, तब उसको जानने का भी प्रयास करते हैं। फिर तीसरा, टू गाइड लर्नर्स इन एप्रिशिएटिंग द आइडिया, और इसके द्वारा पढ़ने वालों को विशेष प्रकार की उसमें जो शब्दों का जो गुण होता है उसको क्या करते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, उनके अर्थ को वो बताते हैं, जिनके माध्यम से वो समझ कर तब कविता को जानने का भी प्रयास करते हैं। द म्यूजिक एंड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, और तब उसकी संगीत और उसकी भाषा की सौंदर्यता को जानने का भी प्रयास करते हैं, तब वो ज्ञान उनके लिए सही तरीके से साबित हो जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। फिर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि लुक, रीड एंड द लर्न, ये कुछ आपके अल्फाबेटिकल वर्ड्स दिए हुए, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, कैट, डॉग इज एलिफेंट, रीड द, लुक एंड रीड द लर्न, इसको पढ़िए, याद करिए, बच्चों को बताइए, लुक एंड द रीड द लर्न, सब चीजें फिर आपको पढ़ना है, बताना है, ठीक है। फिर आपका आता है लेटर रिकॉग्निशंस, फिर कैपिटल लेटर कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर कैसे लिखेंगे, वर्ड स्पेलिंग, नेचर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में फिर हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। ये सब चीजें फिर आती हैं, बस इसको